शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए मिलिट्री साइंस का सैन्य विज्ञान। और सैन्य विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है, सामरिक विचारों के बारे में पढ़ना है आपको। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में जब आप होते हैं और आप अगर सैन्य विज्ञान आपने लिया है यानी मिलिट्री साइंस आपने लिया है तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है सामरिक विचारों के बारे में। ठीक है, तो सामरिक विचार ये आपके चैप्टर मतलब कि पेपर का नाम है। तो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आंसर होंगे और ख़ास करके इस वीडियो का मकसद है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे उनके लिए एक प्रकार से बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो। ठीक है, तो चलिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो अगर अब अभी तक आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी और बड़े ही आसानी से एक एक प्रश्नों को हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आ चुका है, एक बार तब तक सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके, पहला प्रश्न आपका है स्थिर यंत्र क्या है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे स्थिर यंत्र किसे कहते हैं। तो ये स्थिर यंत्र जो है इसमें से क्या होता है, अग्नि जो है वो स्थिर यंत्र है एक प्रकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका कौटिल्य ने कितने प्रकार के भालों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने कितने प्रकार के भालों का उपयोग किया है भाई, मतलब उल्लेख किया है। तो उन्होंने 11 प्रकार के भालों के बारे में बताया। भाला जो एक प्रकार से तीर से थोड़ा बड़ा होता है, भाला आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने लगभग 11 प्रकार के भालों के बारे में बताया कौटिल्य महोदय ने यानी चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, चाणक्य ने कितने प्रकार के खड़ग बताए। खड़ग माने तो होता है एक प्रकार से आपका तलवार टाइप की। तो खड़ग माने एक प्रकार से तलवार ही होती है, थोड़ी लंबी होती है। तो चाणक्य ने कितने प्रकार के खड़ग बताए हैं, तो 3 प्रकार के खड़ग होने चाहिए वो कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, मरुस्थलों में बनाए जाने वाले दुर्ग होते हैं तो उनको हम धानव दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धानव दुर्ग। दुर्ग माने होता है किला। ठीक है, तो मरुस्थल में यानी कि ऐसे स्थान पर जैसे राजस्थान वगैरह में जो है वो मरुस्थल में बने हुए दुर्ग हैं, यानी धानवन एक प्रकार से दुर्ग उनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, कौटिल्य ने कौन सा महान ग्रंथ लिखा है। फटाफट से आप बताइएगा। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचना करी है, अर्थशास्त्र की। इसमें आप देखिएगा राजनीति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है और राजनीति के अलावा जो युद्ध नीति है उसके बारे में भी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को समझाने का प्रयास किया है। तो बड़े ही आसानी से आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र में जो ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि उस समय के समकालीन जो परिस्थितियां थी उनके अकॉर्डिंग बताई गई थी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी उस समय के लिए भी और आज भी प्रासंगिक है, जो कौटिल्य ने बातें बताई थी अर्थशास्त्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्धों के बारे में बताया है। ये सारे प्रश्न ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, कौटिल्य कैसा व्यक्ति था। आपको बता दूं कि लिखित वाले का मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूं, जल्दी ही हर एक सब्जेक्ट का लिखित मॉडल पेपर आ जाएगा इसके बाद में, और साथ ही साथ मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो कौटिल्य कैसा व्यक्ति था भाई, महत्वाकांक्षी था, इसके अलावा सैन्य विशारद था और दूरदर्शी था। तो ऑप्शन ए में लिखा होगा मिले आपको, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा महत्वाकांक्षी, यानी कौटिल्य कैसा व्यक्ति था। ऑप्शन ए महत्वाकांक्षी, ऑप्शन बी सैन्य विशारद, ऑप्शन सी दूरदर्शी, ऑप्शन डी मिलेगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी लगता है उपयुक्त सभी। तो महत्वाकांक्षी था कौटिल्य, सैन्य विशारद था, दूरदर्शी भी था। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, वैदेशिक संबंधों में उसने कितनी नीतियों का उल्लेख किया। किसने, तो उसने मतलब एक प्रकार से जो कौटिल्य है इन्हीं के बारे में प्रश्न है। तो 6 नीतियों का इन्होंने वैदेशिक संबंधों में 6 प्रकार की नीतियों के बारे में इन्होंने बताया कौटिल्य ने, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न, संतजु। तो संतजु कौन था बताएं। तो संतजु एक सैन्य विचारक था, ये बात ध्यान रखिएगा। और युद्ध कला के क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में उसने विचार दिए हैं संतजु ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संतजु जो है एक विचारक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न है, संतजु युद्ध को क्या मानता था। तो संतजु युद्ध को जीवन मृत्यु का संदेश मानता था। क्या मानता था, जीवन मृत्यु का संदेश मानता था संतजु युद्ध को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11वां नंबर प्रश्न है, संतजु की राष्ट्रीय भावना की मतलब राष्ट्रीय भावना के पीछे मुख्य बात क्या होनी चाहिए। तो संतजु के जो संतजु की राष्ट्रीय भावना उसके पीछे मुख्य बात क्या होनी चाहिए। तो सहिष्णुता,
सहानुभूति और परिश्रम, ये तीनों होना चाहिए। उपयुक्त डी में आपको मिलता है, उपयुक्त सभी मिलता है डी ऑप्शन में, तो वही करेक्ट आंसर होता है इसका। ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछा जाता। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 12वां नंबर प्रश्न है, संतजु के विचारानुसार सेनापति कैसा होना चाहिए। तो संतजु जो सेनापति के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि सेनापति जो होना चाहिए वो रण कुशल होना चाहिए, यानी कि जो है रण क्षेत्र में स्किल्ड होना चाहिए, मतलब जानकार होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी वह एक प्रकार से सेनापति योग्य होगा। तो ये सेनापति के बारे में संतजु का मानना था कि वो रण कुशल हो। अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न है, संतजु की दृष्टि से शत्रु से युद्ध कब करना चाहिए। तो पूर्ण तैयारी के बाद, जब आपकी पूर्ण तैयारी हो जाए युद्ध करने की तभी तैयारी करें, अन्यथा उससे पहले तैयारी करने को लेकर के संतजु महोदय नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए, हर प्रकार से जब आप तैयार हो जाएं तभी युद्ध करें, संतजु यही बताते हैं। ठीक है, और सैनिक जो है आपका वो रण कुशल होना चाहिए, ताकि वो एक प्रकार से राजा को ना आगे बढ़ना पड़ा ज़्यादा, सैनिक ही आगे बढ़ करके, सेनापति ही एक प्रकार से संचालन करे अच्छे तरीके से और सैनिकों को अच्छे तरीके से मैनेज करे। अगला क्वेश्चन से आपका 14 नंबर, क्लासबिट्ज ने युद्ध को क्या बताया है। तो क्लासबिट एक प्रकार से युद्ध को क्या बताते हैं, वो युद्ध को उसने हिंसात्मक क्रिया बताया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कौन जो है क्लासबिट जो था ये खास करके हिंसात्मक क्रिया बताता है युद्ध को, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका, लिखित वाला मॉडल पेपर आएगा, महासंग्राम वीडियो में दूंगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये तो अभी मात्र ट्रेलर है, बस इसको वैसे समझिए कि आप लगातार कमेंट करते कि सर जी मिलिट्री साइंस का एक भी वीडियो नहीं दिए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा एक आध वीडियो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली दे दी जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाली परीक्षाएं आपकी लगी हुई थी और लिखित वाली परीक्षाएं भी आने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो लिखित वाला मॉडल पेपर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लासबिट्ज की दृष्टि से युद्ध की क्या विशेषता है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो क्लासबिट्ज की दृष्टि से युद्ध की विशेषताएं, अनिश्चय एक विशेषता होती युद्ध की, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और युद्ध भूमि में ये कहते हैं युद्ध में विजय प्राप्त करने के बारे में क्लासबिट्ज की युद्ध भूमि में अपनी सेना की टुकड़ियों को सदैव छिपा करके रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्लासबिट्ज कहते हैं युद्ध जीतने के संदर्भ में कि अगर विजय प्राप्त करनी है युद्ध में आपको, तो आरक्षी सेना के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको सेना थोड़ा सा बचा करके भी रखना चाहिए। तीसरी बात है, जब शत्रु आक्रमण करे तो उसे उस समय अपने बचाव के विषय में नहीं सोचना चाहिए, वरन चारों ओर से शत्रु को घेर करके उस पर प्रत्याक्रमण करना चाहिए। यानी कि जब शत्रु आक्रमण करे तो अपने बचाव को ध्यान में ना रखें, आप भी डायरेक्ट हमला करें, यानी एक प्रकार से काउंटर अटैक करें उस पर। ठीक है, और अगर काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो आपका पराजय निश्चित है। आप अपने आप को कितना बचाओगे, तो हमेशा बचाना ही नहीं कि उसके अस्त्र से आपको बचना है, नहीं, आपको भी उसको वार करना, ताकि वह भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझे कैसे बचना है। तो जब दोनों स्थितियां समान होगी तभी युद्ध हो पाएगा। चौथी बात ये कहता है कि अपने आरक्षी दलों को तिर्यक की स्थिति, यानी कि एक प्रकार से ओब्लिक्यू आर्डर में स्थिर रखना चाहिए आरक्षी दलों को तिर्यक की स्थिति में। एक प्रकार से ऐसा नहीं कि भाई एक सेनाएं लड़ रही है तो दूसरी तीसरी कई दो बैकअप में एक प्रकार से सेना रहनी चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्लासबिट्ज कहता है कि शत्रु के पीछे हटने वाले मार्गों को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि शत्रु अगर भागना चाहे तो भाग ना पाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ताकि वो आत्मसमर्पण होने पर विवश हो जाए और कोई रास्ता ना बचे उसको भागने का। छठी बात ये कहते हैं क्लासबिट्ज कि युद्ध अभियान के समय सैनिकों की लंबी तथा निरंतर पंक्ति कभी नहीं लगानी चाहिए, ये भी एक प्रकार से ध्यान रखिएगा। ये वो कहते हैं क्लासबिट्ज, ठीक है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16वां नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए क्लासबिट्ज के अनुसार कौन सा लक्ष्य साधना चाहिए। तो वो शीघ्र आक्रमण, यानी बहुत जल्दी आक्रमण करें, तीव्र गति से आक्रमण करें। ठीक है, तभी शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु से तीव्र गति से आप एक प्रकार से आक्रमण करें। शत्रु सोच रहा है लेकिन तब तक आप लोग आक्रमण कर दें। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शत्रु से युद्ध कब करना चाहिए। तो पूर्ण तैयारी के साथ ही युद्ध करना चाहिए, उससे पहले युद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नहीं तो जान माल का खतरा बनेगा और आप हार जाओगे तो कोई मतलब नहीं युद्ध करने का, एक दाग भी लग जाएगा, जनता आपको नापसंद करने लगेगी। जब कोई राजा हारता है तो आपको पता होगा उसकी सरकारें भी गिर जाती है, और आजकल अभी कोई लड़े और कोई हार जाए कोई सरकार, तो उस सरकार दोबारा आने वाली नहीं है, जान लीजिए। अगला प्रश्न है, क्लासबिट्ज ने युद्ध को क्या बताया है। तो क्लासबिट्ज जो है युद्ध को हिंसात्मक कार्य बताते हैं कि जो है युद्ध जो है वो एक हिंसात्मक कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर प्रश्न, शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु कौन सा लक्ष्य साधना चाहिए।
तो शीघ्र आक्रमण करना चाहिए, बहुत तीव्र गति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वां नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार खतरा, घर्षण, अनिश्चय एवं शारीरिक श्रम अनिवार्य तत्व होते हैं? तो खास करके ये क्लास बिट्स का ही मानना है कि खतरा, घर्षण, अनिश्चय और शारीरिक श्रम जो है ये अनिवार्य तत्व होते हैं, ठीक है, युद्ध के मामलों को लेकर के। अगला प्रश्न है आपका, क्लास बिट्स के अनुसार युद्ध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो आधारभूत प्रकृति होनी चाहिए युद्ध की, ठीक है, ये क्लास बिट्स कहता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, माओ जो है, माओ से तुंग, ठीक है, तो माओ तसे तुंग जो है ये गुरिल्ला युद्ध संक्रिया का एक प्रकार से प्रणेता माना जाता है। तो प्रश्न है कि माओ किस प्रकार का संघर्ष चाहता था? तो माओ सशस्त्र संघर्ष की बात करता है, ठीक है। अच्छा, माओ जो है गुरिल्ला युद्ध की उसकी जो क्रिया है उसके तहत क्या क्या सिद्धांत बताता है, किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए? पहली बात माओ से तुंग बताता था कि एक ठोस बहुमत प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात कहता था कि प्रथम श्रेणी के दल का संगठन करना चाहिए। तीसरी बात, लाल सेना में योग्य, कुशल और जुझारू तथा आगे बढ़ने वाले सैनिकों की बड़ी संख्या में भर्ती करना चाहिए। चौथी बात, सैनिक कार्रवाई के लिए उपयुक्त भूप्रदेश का चयन भी करना चाहिए कि हमको यहाँ पर युद्ध करना है। पांचवी बात, आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी गुरिल्ला जो युद्ध नीति है वो आगे बढ़ती और सफल भी होती, ठीक है। तो ये माओ से तुंग की ही एक प्रकार से प्रक्रिया रही है गुरिल्ला युद्ध वाली। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न है, माओ क्रांतिकारी युद्ध में, माओ से जो तुंग है क्रांतिकारी युद्ध में कैसी गतिविधि स्वीकार करता है? तो ये आक्रमण की गतिविधियों को स्वीकार करता है क्रांतिकारी युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक सिद्धांत माओ से तुंग का है, तो कौन सा सिद्धांत है? तो क्रांति का सिद्धांत है माओ से तुंग का। अगला क्वेश्चन से, माओ राष्ट्र में किसका विकास चाहता था? तो माओ साम्यवाद का विकास चाहता था राष्ट्र में, ठीक है, किसका विकास? साम्यवाद का विकास। ये सब ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, माओ का समाजवादी क्रांति का सिद्धांत बताएं सभी लोग। माओ का समाजवादी क्रांति का सिद्धांत क्या है? तो हमला करना, हमला करना ये समाजवादी क्रांति का सिद्धांत है माओ से तुंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है 27 नंबर प्रश्न है, माओ विश्व में कैसी क्रांति की स्थापना करना चाहता था? तो माओ जो था ये सांस्कृतिक क्रांति की स्थापना करना चाहता था माओ से तुंग विश्व भर में। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न आपका आ चुका है, कौन से युद्ध में, मतलब कौन से युद्ध के बिना कोई भी दूसरे प्रकार का युद्ध लड़ा नहीं जा सकता? बताएं, कौन से युद्ध के बिना कोई भी दूसरे प्रकार का युद्ध नहीं लड़ा जा सकता? तो स्थल युद्ध होता है, ठीक है। जब तक एक युद्ध, एक प्रकार से एक युद्ध के लड़ाई बिना कोई दूसरा युद्ध आप लड़ने के लिए जाते तो उसमें नहीं लड़ सकते हो आप, ठीक है। तो एक प्रकार से ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से आपके लिए, ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पैदल सेना क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो पैदल सेना आत्मनिर्भरता के कारण से क्या मानी जाती है? पैदल सेना आत्मनिर्भरता के कारण से क्या मानी जाती है भाई? तो पैदल सेना जो है ये आत्मनिर्भरता के कारण से क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण मानी जाती किसी भी सेना की दृष्टि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका है 30 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, प्रश्न क्या है आपका भाई, देखिएगा। प्रश्न आपका, पैदल सेना सबसे महत्वपूर्ण गुण या कौन सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है? प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि पैदल सेना में सबसे बड़ा कौन सा गुण पाया जाता है? तो सहयोग का गुण पाया जाता है पैदल सेना में, एक दूसरे का सहयोग भी करते सैनिक। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न आपका है, पैदल सेना का एक दोष है, बताएं। धीमी गति होती है, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इसकी क्या होती है, पैदल सेना की ये क्या है? ये एक प्रकार से धीमी गति जो है एक दोष माना जाती है। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है, आधुनिक टैंक की एक विशेषता है, फटाफट से आप बताइएगा। आधुनिक टैंक की क्या क्या विशेषता है, बताइए सभी लोग। आधुनिक टैंक की क्या विशेषता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आधुनिक टैंक की एक विशेषता है कवच युक्त होते हैं, ठीक है। आधुनिक टैंक क्या होते हैं भाई? कवच युक्त होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 33 नंबर प्रश्न है, कवच युक्त सेना का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? फटाफट से आप बताइएगा। तो कवच युक्त जो सेना है इसका होता है कि कवरिंग फायरिंग देना, यानी अगर कोई उधर से गोलीबारी कर रहा है विपक्षी टीम
तो इधर से क्या करते हैं, कवरिंग पॉइंट देने के लिए जो एक प्रकार से जो कवच युक्त जो सेना होती है वो आगे आकर के कवर फायर देती है, ताकि जो कवर जो है एक प्रकार से जो कवच नहीं पहने हुए हमारे सैनिक हैं वह आगे बढ़ सके, ठीक है। और जब एक प्रकार से कवरिंग फायरिंग दी जाती है हमेशा, आप देखते हैं अधिकतर सेनाओं में। अगला प्रश्न आप देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है, सेना का सबसे अधिक विध्वंसक अंग किसे माना जाता है। तो तोप खाना जो होते हैं वो खास करके सेना को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते, विध्वंसक अंग माना जाता है युद्ध का या सेना का सबसे बड़ा तोप खाना। अगला प्रश्न है 35 नंबर देखिएगा, प्रश्न है तोप खाने में कौन सा गुण पाया जाता है। तो लचक का गुण पाया जाता है तोप खाने में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आप देखिए 36 नंबर प्रश्न है, तोप खाने का प्रमुख कार्य क्या है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संचार साधन को नष्ट करना ये तोप खाने का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, अभिनियंत्रण दल का प्रमुख कार्य है, बताएं अभिनियंत्रण दल का प्रमुख कार्य क्या है। तो किलेबंदी करना और मोर्चों का स्थान बनाना और सुरंगें बिछाना, ये सब अभियंत्रण दल का कार्य है। अगला प्रश्न आप देखिएगा 38 नंबर प्रश्न है, समुद्री शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो समुद्र पर नियंत्रण करना ये समुद्री शक्ति का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है सामुद्रिक शक्ति के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो भौगोलिक शक्ति का विकास ये तत्व आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 40 नंबर प्रश्न है, वायुसेना का प्रथम उद्देश्य क्या माना जाता है। शत्रु के उद्योग नष्ट करना ये वायुसेना का प्रथम उद्देश्य होता है, कि जो शत्रु का उद्योग है उसको नष्ट कर दिया जाए, ताकि शत्रु आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए और वो समर्पण कर दे जल्दी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उद्योगों को नष्ट करना ये सबसे पहला उद्देश्य होता है वायुसेना का। अगला क्वेश्चन से आपका 41 नंबर प्रश्न है, समुद्री शक्ति के विकास में किसका बहुत बड़ा योगदान है। तो समुद्री शक्ति के विकास में सबसे बड़ा योगदान है वो एटी महान का है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है डेमोक्रेसी आइडियल्स एंड रियली। तो डेमोक्रेसी आइडियल्स एंड रियली पुस्तक के रचयिता कौन है। तो मैकेंडर है, जॉन मैकेंडर इस पुस्तक को लिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका 43 नंबर प्रश्न है, 1919 में मैकेंडर ने कौन सा सिद्धांत की परिकल्पना की। तो उन्होंने हृदय स्थल सेना सिद्धांत की परिकल्पना करी थी, ठीक, किसने, मैकेंडर ने, कब, 1919 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 20वीं शताब्दी की युद्ध कला का मुख्य अंग कौन सा है, बताएं। तो 20वीं शताब्दी का युद्ध कला का जो मुख्य अंग है वो वायुयान होते हैं, क्षण भर में एक प्रकार से विनाश करने में सक्षम होते हैं वायुयान। तो 20वीं शताब्दी में जो युद्ध होते हैं, जो युद्ध कला का जो सबसे मुख्य अंग माना जाता है तो वायुयान, ठीक है, यानी वायु एक प्रकार से जो एयरफोर्स होता है वो ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुयान के उपयोग एवं सिद्धांतों के विकास में उल्लेखनीय नाम बताया, उल्लेखनीय नाम बताइए। वायुयान के उपयोग एवं सिद्धांतों के विकास में उल्लेखनीय नाम बताइए। तो उल्लेखनीय नाम किसका है, ड्यूट, मिचेल और जो है सेवर्स्की। तो ये एक प्रकार से 3 विद्वान हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है गाइलो डूहेट का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिचेल अमेरिकी वायुयाना में किस पद पर कार्यरत था, बताएं। तो मिचेल जो था वो अमेरिकी वायुसेना में किस पद पर कार्यरत था भाई। तो ये पायलट के पद पर कार्यरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 48 नंबर प्रश्न है, छतरीधारी, बताइए सभी लोग फटाफट से, छतरीधारी सैनिक के जन्म एवं विकास की अवधारणा देन है। तो मिचेल महोदय की देन है, ठीक है, किसकी देन है, मिचेल की देन है, छतरीधारी सैनिक और जन्म के विकास की अवधारणा जो है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका 49 नंबर प्रश्न है, भयादोहन क्या है। तो भयादोहन जो है प्रतिपक्षी के मन का भय जो है उसी को भयादोहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, भयादोहन का मूल तत्व क्या है। तो विश्वसनीयता जो है भयादोहन का मूल तत्व है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 51 नंबर प्रश्न है आपका लिटिल हार्ट की दृष्टि से जो है लिटिल हार्ट की दृष्टि में भयादोहन क्या है। तो एक अप्रत्यक्ष कार्यवाही है
इनकी दृष्टि में, ठीक है, किसके, लिटिल हार्ट के दृष्टि में। 52 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, भयादोहन के एक प्रमुख विचारक का नाम बताइए। तो भयादोहन के प्रमुख विचारक का नाम है वाई हारकाबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेनरी जो है फिशिंजर ने भयादोहन के संबंध में क्या कहा है। तो अप्रत्यक्ष भयादोहन बताया है भयादोहन के बारे में। अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी के गांधी जी ने भारतीय जनता को कौन सा सिद्धांत प्रदान किया था। तो अनुशासन का सिद्धांत प्रदान किया था गांधी जी ने भारतीय जनता को। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है कि गांधी जी का प्रस्तावित संघर्ष किस विधा पर निर्भर था। तो सत्याग्रह पर निर्भर था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी का प्रस्तावित संघर्ष जो विधा है वो किस विधा, संघर्ष जो है प्रस्तावित संघर्ष वो किस विधा पर निर्भर था। तो सत्याग्रह पर निर्भर था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के संघर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है या विशेष बात क्या थी। तो आम जनता को अपनी ओर मिलाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 57 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गांधी जी ने आंदोलन द्वारा जनता के जनता में कौन सी भावना उत्पन्न करी थी। देश प्रेम की भावना उत्पन्न करी थी गांधी जी ने। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 58 नंबर प्रश्न है, गांधी जी भारतीय जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस सूत्र पर बल देते हैं। तो लघु उद्योगों पर बल देते हैं, ठीक है, ताकि जो भारतीय जनता है वो आत्मनिर्भर हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोगों ने समझा और निश्चित तौर पर लगभग 58 क्वेश्चन समझा, जो कि 58 टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बाकी लिखित वाला मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आएगा, तो उसको लेकर के टेंशन मत लीजिएगा सभी लोग। ओके, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके, तो इस प्रकार से हमने 58 क्वेश्चन समझा जो कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और लिखित वाले भी देख लीजिएगा, उनमें भी आपको फैक्ट जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।